पाएंगे कम प्रीमियम में ज्यादा कवर कैसे मिलेगा। इंश्योरेंस में निवेश के क्या है नुकसान। विदेश में रह रहे कामगार कौन सा इंश्योरेंस प्लान लें। इन तमाम मुद्दों पे होगा आज योर मनी का फोकस और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुपा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन दुग्धा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। हर्ष, अक्सर हम शो पर यही रेकमेंड करते हैं लोगों को कि बेसिक कवर अगर हेल्थ प्लान की बात करें तो 5 लाख का तो होना ही चाहिए। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख का कवर आपको लेना चाहिए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी देख रहे हैं आजकल, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा शूटअप हो रहा है और दूसरा चूंकि आपकी हेल्थ का मामला है, आपको पता नहीं कि आपको कितना इंश्योरेंस यहाँ पर एक्चुअली करवा कर रखना चाहिए। आप तैयार हो सकते हैं बट तैयार नहीं भी हो सकते एक तरह से। मुझे ये बताइए, क्या कोई जरिया है कि हम अपने इंश्योरेंस कवर को, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ प्लान के कवर को बढ़ाएं लेकिन प्रीमियम का वो जो कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा ना पड़े हमारी जेब पे। कविता, आपने सही बताया कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। कारण ये है कि अगर कोई इंसान अच्छी हेल्थ नहीं रखते हैं तो वो बीमार, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो उनका हेल्थ की जो इश्यूज होती हैं उनकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत अच्छी फिटनेस मेंटेन करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता या ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती जिसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। आप किस तरह के लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उससे लेना देना नहीं होता है। कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल। सो क्वेश्चन है कि मेडिकल कवर जो है वो हर इंसान को जरूरी है कि वो अपने पोर्टफोलियो में लें। अब सवाल उठता है कि हमें मालूम है मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, बच्चों के लिए भी लेना है। आप 2-3 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी मेडिकल जरूरत होती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एजेड होते हैं उन्हें वही बीमार पड़ते हैं। सो मेडिकल कवर आपको पूरे परिवार के लिए लेना है। अब सवाल उठता है कि मेडिकल कवर हम कितना लें। जो एक धारणा है वो ये है कि हम 5 लाख का कवर लेते हैं, हम 10 लाख का कवर लेते हैं। इससे ज्यादा लगभग हम अक्सर देखा गया लेते नहीं। उसके 2 कारण होते हैं कि हम समझते हैं 5 लाख रुपए का कवर सफिशिएंट है और दूसरा कारण ये होता है कि अल्टीमेटली हमें प्रीमियम भरना है। हम चाहते हैं 50 लाख का 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लें, लेकिन हम इतना प्रीमियम क्योंकि भर नहीं सकते क्योंकि हमारी दूसरी जरूरतें भी होती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन आती है कि 5 लाख रुपया कम पड़ता है। 5 लाख का प्रीमियम अगर हम एक परिवार के ऊपर लेते हैं, अगर हम 4 सदस्यों का परिवार लेते हैं, 2 अडल्ट हैं, माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, तो इनका अगर हम 5-5 लाख का इंडिविजुअल कवर देखते हैं तो लगभग 20,000 रुपया साल का आता है। बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि ये चीज आप 10 या 15 लाख रुपए का कर लीजिए, एक परिवार कितना प्रीमियम भरेगा आखिर में। कवर जरूरत है वो हम मानते हैं, लेकिन आप कितना प्रीमियम भरोगे। बिल्कुल, बाकी निवेश भी करने होते हैं, केवल इसी का आपको नहीं भरना है प्रीमियम, आपकी जेब खाली नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे कोई जरिया है कि मैं इसको बढ़ा सकती हूँ और कितना जरूरी होगा ये बढ़ाना। कितना जरूरी है बढ़ाना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको 25 लाख का कवर अगर मिलता है तो भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े भी तो आपके पास एक उतना अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी परिवार का सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है या कोई इलाज करवाना है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं होंगे तो आप इलाज नहीं करवाएंगे, आप बोरो करेंगे किसी से या ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में उलझ जाएंगे जो आपको होना नहीं चाहिए। सो क्वेश्चन है, अगर आपको ज्यादा कवर मिलता है और आपके अगर बजट पे ज्यादा असर नहीं करता है तो आप क्यों नहीं लेंगे। अब जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर आप एक परिवार का देखते हैं 5 लाख, 4 लोगों का परिवार है, उसमें 5 लाख का कवर आप लेते हैं हर इंडिविजुअल के, तो आपका 20,000 रुपया, तो ये हो गया आपका बेस पॉलिसी। ये सालाना 20,000 रुपया आपको लगना है 4 जन के परिवार में, तो 5 लाख तो आपका बेस पॉलिसी हो गया। अब इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें आप सुपर टॉपअप, जो आपका एग्जिस्टिंग कवर है उसको आप टॉपअप कर सकते हैं। तो सुपर टॉपअप तरह की पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो आपको एडिशनल 5 लाख तो आपका बेस पॉलिसी हो गया, तो उसके ऊपर आप 20 लाख का कवर भी ले सकते हैं। तो 20 लाख का कवर, लेकिन ये फ्लोटिंग बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा। इंडिविजुअल बेसिस पे जरूरत नहीं है। कारण ये है कि 5 लाख का आपका इंडिविजुअल कवर है, हर इंडिविजुअल के ऊपर अपने अपने आपका इंडिविजुअल 5 लाख का कवर है। जब किसी भी एक इंसान का क्लेम 5 लाख के ऊपर जाता है तब ये पॉलिसी इफेक्ट में आती है, जो सुपर टॉपअप की हम बात कर रहे हैं। उसमें अगर आपका फैमिली फ्लोटर भी है तो भी आपको ये मालूम है कि हर कोई परिवार वाला 5 लाख कवर खत्म होने के बाद 20 लाख यूज करने आने वाला है। अगर आप सुपर टॉपअप पॉलिसी फैमिली फ्लोटर बेसिस पे लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो अगर यही एग्जाम्पल में हम अगर देखें कि 5 लाख का बेस पॉलिसी हर इंसान का हो गया और फिर आप एक फैमिली फ्लोटर 20 लाख के लेते हैं जिसमें 4 सदस्य इन्वॉल्व हैं,
2 अडल्ट हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए और 2 बच्चे हो गए, तो इसका 20 लाख का फैमिली फ्लोटर कवर 4 जनों पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका सालाना प्रीमियम आता है 5,000 से 5,100 रुपए के आसपास। तो अगर 5 लाख का ईच इंडिविजुअल बेस पॉलिसी 20,000 रुपए और फैमिली फ्लोटर 20,000 का 5,000 रुपए, सो पूरा कवर आपके परिवार का लगभग हर इंसान पे 25 लाख का कवर हो गया। आपका 25,000 रुपया सालाना कॉस्ट में आपको 25 लाख का कवर मिल जाता है हर इंसान। मुझे ये बताइए कि अभी जो मैंने एक्स्ट्रा सुपर टॉपअप लिया है 20 लाख का, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति के लिए मैंने ये रकम इस्तेमाल कर ली है, क्योंकि ये फैमिली फ्लोटर है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी कवर अवेलेबल होगा या एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गया तो हो गया? नहीं, तो आपको इस तरह से अगर हम यही उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपको ये समझना है कि उसका इफेक्ट कैसे आता है। सो ये 4 जन का परिवार है जिन्होंने 5-5 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी ली। बेस पॉलिसी आपकी फ्लोटर नहीं है, आपकी इंडिविजुअल है। सो मान लीजिए कोई भी एक सदस्य का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उनका 5 लाख तक का लिमिट, 5 लाख के जो खर्चे हैं वो तो आपकी बेस पॉलिसी ने दे दिया। राइट। जब 5 लाख के ऊपर जाएगा तब फैमिली फ्लोटर 20 लाख का है। राइट। सो अगर यही सदस्य ने अगर पूरा 20 लाख यूज कर लिया, मतलब 5 लाख बेस यूज कर लिया और 20 लाख पूरा फैमिली फ्लोटर यूज कर लिया, तो बाकी सदस्यों के लिए वो 20 लाख की लिमिट बचती नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कितने सदस्य फिर बाकी, विच मीन्स कि दूसरे सदस्य का भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना है वो भी 5 लाख के ऊपर जाएंगे, तब ये पॉलिसी के लिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन 5 लाख तक कवर उन्हें बेस पॉलिसी भी दे रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर केवल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज पर ही मुझे ये टॉपअप मिलता है या मैं फैमिली फ्लोटर पर भी ले सकती हूँ? नहीं, एक्चुअली अगर हम सुपर टॉपअप पॉलिसी अपने आप में समझें तो ये इनसे बेस पॉलिसी कुछ लेना देना नहीं है। ओके। वो ये तो हमने एड ऑन है आपकी ओरिजिनल हेल्थ पॉलिसी पर। आपकी अगर कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं भी है तो भी आप सुपर टॉपअप ले सकते हैं। बेसिकली हमने इसे कंबाइन, लेकिन उस वक्त बेस पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर वर्डिंग्स हम देखें, ये पॉलिसीज कैसे स्ट्रक्चर की गई हैं, ये कहती हैं कि अप टिल 5 लाख, पहला 5 लाख आपका मेडिकल का ट्रीटमेंट होता है तब आप खुद ही उसे बेयर करेंगे। ठीक है, अगर 5 लाख के ऊपर साल में जाता है तब आप ये सुपर टॉपअप पॉलिसी के पास जाते हैं। तो विच मीन्स अगर आपकी बेस पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है तो 5 लाख तक का क्लेम आप खुद ही बेयर करेंगे, जो भी आपका खर्चा होगा वो आप खुद बेयर करेंगे। लेकिन आप क्योंकि खुद बेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपने एक बेस पॉलिसी ले रखी है, तो आप बेस पॉलिसी ले या ना ले, आप सुपर टॉपअप पॉलिसी इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, जो कि मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी ले सकती हूँ, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी पर भी ले सकती हूँ। एब्सोल्युटली। सी एक्चुअली आप ये देखिए कि सुपर टॉपअप पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट कवर है, उसकी आपकी बेस पॉलिसी कोई लिंक ही नहीं है। सो मान लीजिए हमने डिडक्टेबल, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो डिडक्टेबल। मान लीजिए मैंने एक पॉलिसी ली और मैं ऐसे समझता हूँ कि साल का 2 लाख या 3 लाख रुपए तक का जो खर्चा आता है वो मुझे पॉलिसी में जाना ही नहीं है, मैं खुद बेयर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक सुपर टॉपअप पॉलिसी लेता हूँ जिसमें डिडक्टेबल 3 लाख का होता है। मैं ये कहता हूँ कि 3 लाख तक का खर्चा साल में मैं खुद कर लूंगा, मुझे कोई भी इंश्योरेंस से क्लेम नहीं करना। लेकिन 3 लाख के अगर ऊपर जाता है तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तब मैं ये टैक्स तक का मैं खुद ही क्लेम, जो भी पेमेंट आता है हॉस्पिटल का मैं कर देता हूँ। 3 लाख के ऊपर जाता है तब मैं ये सुपर टॉपअप पॉलिसी के पास जाऊंगा। सो ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने इसे क्या समझा है कि हम 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया भी क्यों अपनी जेब से भरें, वो भी शायद मुश्किल हो सकता है। तो हम एक 5 लाख की बेस पर एक पॉलिसी ले लेते हैं और अगर पहला 5 लाख हम इस पे क्लेम करेंगे, जिस दिन 5 लाख खत्म हो गया हम ये सुपर टॉपअप से क्लेम कर लेंगे। सो हमारा टोटल कवर 25 लाख तक चला जाता है। अब अगर मेरा जो हेल्थ कवर है वो एक कंपनी का है, क्या उसी कंपनी का सुपर टॉपअप लेना होगा मुझे या मैं किसी और कंपनी से भी ले सकती हूँ? आप एक्चुअली कोई भी कंपनी से ले सकती हैं। आपकी बेस पॉलिसी कंपनी ए के साथ हो सकती है और सुपर टॉपअप आपकी कंपनी बी के साथ हो सकती है। एक्चुअली दोनों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन ऑपरेशनली अगर आप बात करें एक ही कंपनी हो तो बेटर है, क्योंकि आप क्लेम सबमिट करेंगे, मान लीजिए आपका 5 लाख के ऊपर क्लेम चला गया तो आप एक ही जगह सबमिट करेंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक जगह चला गया, आपको वहीं से फिर वेरीफाइड कॉपी लेके दूसरी जगह सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। सो ऑपरेशनली कन्वीनियंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि आपकी बेस पॉलिसी ऑलरेडी पहले 5 साल 10 साल से चलती आ रही है, तो आप वो भी शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप सुपर टॉपअप दूसरी कंपनी से ले सकते हैं और आपका क्लेम जब आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप आपकी बेस पॉलिसी में सबमिट करेंगे, उनसे वेरीफाइड कॉपीज लेके आप सुपर टॉपअप में सबमिट करेंगे। मैं क्लेम सेटलमेंट मुद्दे पर ही आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दर्शकों के दिमाग में भी, और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है अगर हम कुछ चुनिंदा कंपनीज के तौर तरीकों पर जाए साफ तौर से। तो अगर हॉस्पिटल पूरी हो चुकी है और अगर कोई शख्स डिस्चार्ज हो रहा हो
तो जो भी प्रक्रिया होती है एक नॉर्मल हेल्थ प्लान या एक मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं, उसी के साथ साथ सुपर टॉपअप के लिए भी हमें सेम प्रक्रिया अपनानी होगी या इसके सेटलमेंट का तरीका अलग होगा? नहीं, तरीके के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है। क्लेम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो आपको दोनों कंपनियों को इन्फॉर्म करना है। ओके। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। बिल्कुल, ये तो आपको जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी देना होगा और साथ ही सुपर टॉप की जो कंपनी है उसको भी देना होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि कारण ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है हॉस्पिटल में अगर उनको कोई वेरिफिकेशन कराना है, कुछ सर्वेयर भेजना है, हाँ। तो उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा, सुपर टॉप के लिए भी एक सर्वेयर आएगा? हो सकता है कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें सर्वेयर अपॉइंट करना है कि नहीं, तो वो कब वो डिसीजन लेंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि ये हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप है कि आपको इन्फॉर्म करना है। दूसरा स्टेप है कि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो आपको फुलफिल करनी है। सो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है कि ओरिजिनल आपको बिल जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं और जो भी प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, वो सब आपको दोनों कंपनियों को भेजना होगा? नहीं, तो आप पहले बेस कंपनी को, बेस पॉलिसी को देंगे और वहां से आप सर्टिफाइड कॉपीज ले लेंगे। और वही चीज, क्योंकि आप दो ओरिजिनल तो मिलते हैं नहीं, आपने एक कंपनी को सबमिट किया है और उनसे फिर आप सर्टिफाइड कॉपीज लीजिए और वही सर्टिफाइड कॉपीज कवरिंग लेटर के साथ में आप सुपर टॉपअप पॉलिसी के लिए देंगे। क्या ओरिजिनल्स मैंने यहाँ सबमिट किए हैं तो आपको मैं सर्टिफाइड कॉपीज दे रहा हूँ, तो आप सर्टिफाइड कॉपीज सुपर टॉपअप को देते हैं। और जो कंडीशंस होती है पॉलिसीज की कि मिनिमम 5 लाख तक, अगर आपने 5 लाख डिडक्टेबल लिया है तो 5 लाख के ऊपर का जो खर्चा होगा वो सुपर टॉपअप वाले देंगे। 5 लाख तक का जो खर्चा है वो आपकी बेस पॉलिसी देगी। और इंडिविजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑपरेट होते हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि सुपर टॉपअप ने कह दिया कि वो नहीं देना चाहते हैं पैसे? ऐसा नहीं, हो सकता है? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कि पॉलिसी धारक जो होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं पढ़ते हैं। वो नेचुरल है, क्योंकि हर कोई इंसान हर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता है। तो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े और ऐसे कोई टर्म्स कंडीशंस में कोई आपके पास कोई ऐसा एक क्लॉज है जिसमें आपका क्लेम नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मना करती है। और एक्चुअली आपने सही कहा कि जो मेडिक्लेम का जो सब्जेक्ट है वो इतना उलझ चुका है, कंपनीज कभी मना कर देती हैं, फिर जो पॉलिसी धारक है उसे कंप्लेन करना पड़ता है, उसे ग्रीवियंस में जाना पड़ता है। तो ये एक्चुअली एक इशू है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए पॉलिसी धारक को सहायता करने के लिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का ऑफिस बनाया गया है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं हो तो बेटर है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, भगवान न करे आपका कभी क्लेम रिजेक्ट होता है और आपको तकलीफ दी जाती है, तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। जो आपको थोड़ा पेनफुल जरूर है, लेकिन एक प्रोसेस। थोड़ा सा स्ट्रेस तभी भी कम होगा अगर आप एक ही कंपनी दोनों तरह की पॉलिसीज ले रहे हैं, आपका हेल्थ प्लान भी और आपका सुपर टॉपअप प्लान भी, ताकि एग्जीक्यूशन में कम से कम आसानी हो जाए। और यहाँ पर हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं वो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जिनके जरिए आप हेल्थ प्लान भी ले सकते हैं और साथ ही सुपर टॉपअप प्लान भी ले सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर HDFC इंश्योरेंस सुपर टॉपअप प्लान है, बजाज आलियांज का भी टॉपअप प्लान है, न्यू इंडिया टॉपअप मेडिक्लेम प्लान है, साथ ही यूनाइटेड इंडिया सुपर टॉपअप प्लान भी आप ले सकते हैं अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर बढ़ाना है। इसी नोट पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे इंश्योरेंस पे हमारा फोकस बना हुआ है, लेंगे आपके सवाल, बने रहें। दोस्तों यहाँ पे हम मैक्स बूपा का भी सुपर टॉपअप ले सकते हैं, रेलीगेयर में भी सुपर टॉपअप हम प्लान ले सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप